हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। तो जो एग्ज़ाम था आपका एम्स का सीआरई में, ठीक है, ये एग्ज़ाम कब हुआ था आपका 18/12 और 20/12 इवनिंग शिफ्ट में। उसका रिजल्ट आ गया है आज, ठीक, 24/12/2023 आज रिजल्ट आ गया है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। ओके, तो जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक, देखिए, ये एक लिस्ट दी गई है, ये जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है। बाकी सभी की लिस्ट इस तरह से आ गई है, ये आपको साइट पे मिल जाएगी। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो सब बात कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर कोई इशू नहीं है, रोल नंबर है, कैटेगरी वाइज दिया गया है, रैंक यहाँ दे दी गई है। एक ताजुब की बात है कि मेल कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं, यहाँ तक मेल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, फिर एक फीमेल है, फिर यहाँ तक मेल है। तो मैंने काफ़ी सारे पोस्ट के रिजल्ट देखे तो मेल डोमिनेंस ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ इंस्ट्रक्शंस एम्स की तरफ से दिए हुए हैं, उनको 1 बाय 1 देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बात छूट ना जाए। ठीक है, तो पहली बात में तो कुछ खास बात बोली नहीं गई है। ओके, इसको छोड़िए। सेकंड बात देखिए, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए कि अगर आपका ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है तो उसके बारे में पहली बात क्या कही गई है, द वैकेंसीज वर बीइंग एडवर्टाइज इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 कि आपकी जो वैकेंसीज थी किस फाइनेंशियल ईयर में निकाली गई थी, 2023-24, 23-24 में। देयरफॉर इसलिए वैलिड एनसीएल ओबीसी है ना, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी सर्टिफिकेट इशू ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1/4/23 से 31/3/24 विल बी कंसिडर्ड वैलिड। तो आपका ये पहली बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, ठीक है, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है ये आपका होना चाहिए कब का, 1/4/2023 या इसके बाद का, है ना, या लेटर ये डेट में आपका होना चाहिए, इससे पुराना नहीं होना चाहिए ना, नॉट बिफोर 1 अप्रैल 2023 से पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए एमसीआरई वैकेंसी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर ओबीसी कैटेगरी मस्ट प्रोड्यूस ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इन इंग्लिश / हिंदी इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय द। ठीक है, ये कोई खास बात नहीं है, आपको जो फॉर्मेट मिलता है नॉर्मली ये इंग्लिश में ही आपके पास होगा, तो ये फॉर्मेट में आपको लेके जाना है ओरिजिनल। उसके बाद आगे चलते हैं। सर्टिफिकेट मस्ट बी वैलिड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और उसमें जो आपकी कास्ट लिस्ट है वो देनी है। ठीक, तो एक आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है फॉर अप्लाइंग, यहाँ लिखी होती है फॉर अप्लाइंग द पोस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक लाइन ये लिखी होती है। ठीक, उसके अलावा आपकी यहाँ पे जाति होती है ना, कास्ट, जाति, कास्ट, यहाँ पे सीरियल नंबर होता है एक, तो जो सीरियल नंबर है ना वो मैच करना चाहिए आपका जो सर्टिफिकेट है। तो आपका सर्टिफिकेट में जैसे मान के चलिए आपका सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आपकी जाति लिखी हुई है लेट से 35, है ना, तो ये जो 35 में जो नाम लिखा हुआ है आगे पीछे स्पेलिंग वो सब मैच करनी चाहिए आपकी, वो सब मैच करनी चाहिए। ठीक है, आपकी यूनियन गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उस लिस्ट से मैच करनी चाहिए, उस लिस्ट में एग्जैक्ट नाम होना चाहिए, एग्जैक्ट कोड होना चाहिए ना, सीरियल नंबर। ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कुछ भी है तो उसको फटाफट ठीक कर लीजिए, टाइम आपका ज़्यादा नहीं दिया गया है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं और क्या दिया गया है। देयर सबकास्ट शुड ऑल्सो मैच, देखिए वही बात बोली गई कि आपकी सबकास्ट भी मैच करनी चाहिए, ठीक, सेंट्रल लिस्ट में, यानी कि जो आपकी कास्ट है ना, जैसे कास्ट आपकी ये लिखी है और आपकी जो सबकास्ट है ये लिखी है, ठीक, और यहाँ लिखा है 35, तो ये पूरा एज इट इज़ मैच करना चाहिए। यहाँ में कोई भी ऐसे ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक, या फिर सिर्फ ये लिखा है और ये नहीं लिखा है, ये सब नहीं चलेगा। ओके, उसके बाद देख लेते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट शुड क्लियरली शो दैट द एप्लीकेंट डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है, आप एनसीएल होने, नॉन क्रीमी लेयर होने चाहिए ना, क्रीमी लेयर नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई ओबीसी की बातें, ओबीसी सर्टिफिकेट की बातें फॉर एमसीआरई वैकेंसी। अब देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस की बातें। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसमें आपको पता ही है इनकम के बेस पे बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक, तो इसमें ये हमारा पहला पॉइंट काम का है, क्या कहता है, एप्लीकेशन अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी विल बी कंसिडर सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट। तो आपको पता है जो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है वो बेसिकली क्या होता है, आपका इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट होता है जो आपकी कंपीटेंट अथॉरिटी इशू करती है, उसमें कोई अलग से चीज़ नहीं है। ठीक, उसमें भी क्या है, यहाँ भी वही बात बोली है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस बेस पे होना चाहिए, आपकी 22-23 के फाइनेंशियल इनकम की बेस पे होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो 31 मार्च 23 तक की जो इनकम है वही तो आपकी सर्टिफाई की जाएगी, है ना, वही आपकी सर्टिफाई की जाएगी, तो वो इनकम सर्टिफाई की जाएगी, तो आपका सर्टिफिकेट भी 1/4/23 के बाद इशू होगा। ठीक है, लेकिन 31/3/24 के बाद नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली आप जब 2-4 दिन में आपको प्रेजेंट करना है तो आपको इसके वाला तो कोई इशू नहीं आ रहा, बट ये जो डेट है 1/4/2023, तो आपका जो सर्टिफिकेट है 1/4/2023 या उसके बाद का इशू होना चाहिए। ये इशू डेट ये बहुत मायने रखती है, ध्यान रखना, उस हिसाब से ही कर लेना आप। ठीक है, इसके अलावा और क्या बात करते हैं, कैंडिडेट हु फेल्स टू प्रोड्यूस, अगर आप
EW सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं विल नॉट बी कंसिडर फॉर रिजर्वेशन, उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन दे विल हाउ एवर बी कंसिडर फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, लेकिन उनको अनरिजर्व कैटेगरी में लिया जाएगा। देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्या किया है, अगर आपने OBC NCL में लिया है तो वहाँ पर तो आपको देना ही देना है, लेकिन अगर मान के चलिए आपके नंबर अच्छे हैं और आप EWS का सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं तो आपको क्या है अनरिजर्व में ले लिया जाएगा, आपके अगर नंबर अच्छे हैं, अनरिजर्व के बराबर नंबर है तो। आगे चलते हैं। ये वही बात लिखी गई है कि OBC का सर्टिफिकेट, EWS, SC ST PWD ये सब सर्टिफिकेट जो है ना ये आपको देने हैं, वैलिड फॉर्मेट में देने हैं, ओरिजिनल दिखाने हैं, और ये आप नहीं दे पाओगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं दी गई है। ठीक है, आप 5वां पॉइंट देख लेते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली सब्जेक्टेड टू द वेरिफिकेशन, यानी कि आपका जो अपॉइंटमेंट क्या है, सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन है। क्या वेरिफिकेशन? आपके सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, जो कि कौन वेरीफाई करेगा? पार्टिसिपेटिंग एम्स। जैसे कि मान के चलिए आपने एम्स जोधपुर या एम्स भोपाल यहाँ पर आपने किया है और यहीं आपका DB होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये जो अथॉरिटी होगी है ना, रिक्रूटिंग अथॉरिटी जोधपुर या भोपाल, ये चेक करेगी और इसके हिसाब से आपके पास में सही कागज होने चाहिए। द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द अलॉटेड एम्स immediately without any delay or as per the instruction of the respective allotted institute from the declaration of this result। ठीक है, रिजल्ट आने से आपको इमीडिएटली वहाँ रिपोर्ट करना है, या फिर अगर ये जोधपुर, भोपाल, ऋषिकेश, ये एम्स जो हैं जितने भी, ये अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन अलग देते हैं तो उस हिसाब से चलना है। इसके बारे में भी बात करते हैं। अलॉन्ग विथ वेरिफिकेशन लेटर, इसके साथ ये जो कागज़ है आपके, यानी कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए उसके साथ आपका क्या है, वेरिफिकेशन लेटर। अलॉन्ग विथ वेरिफिकेशन लेटर डाउनलोडेड फ्रॉम माई पेज इन द पोर्टल एंड रिक्विजिट डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन द वेरिफिकेशन लेटर। देखिए बहकावे में बताइएगा, जो जो चाहिए वो वेरिफिकेशन लेटर में आपको लिख के दिया जाएगा, है ना। वेरिफिकेशन लेटर कहाँ से निकलेगा? ये आपका माई पेज था, ये होम पेज था, अगर आपको ध्यान हो आप देख लीजिएगा लॉगिन करके, यहाँ माई पेज है, ठीक, ये इस पर क्लिक करके आपको निकल जाएगा। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, है ना, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं सिर्फ उन्हीं को शो होगा, है ना, सिर्फ उन्हीं को शो होगा, बाकी लोगों को शो नहीं होगा। और उस आपका वेरिफिकेशन जो लेटर है उसमें जो जो डॉक्यूमेंट लिखे हैं, जितनी कॉपीज़ लिखी है, जो सर्टिफिकेशन लिखे हैं, है ना, एफिडेविट लिखे हैं, OB सर्टिफिकेट लिखे, वो सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। करेक्ट बात। उसके बाद में बात करते हैं द इंडिविजुअल मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं MCRE में। द इंडिविजुअल मार्क्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग अपीयर हुए थे ना, चाहे वो पास हुए हों चाहे नहीं हुए हों, सभी का जो रिजल्ट है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक, और ये जो है आपको रिजल्ट की डेट से मिल जाएगा, बट एज ऑफ नाउ, है ना, एज ऑफ नाउ तो आपको रिजल्ट मिल नहीं रहा है। एज ऑफ नाउ रिजल्ट देखने का कोई भी लिंक नहीं आ रहा है, तो हो सकता है शायद कल आ जाएगा, नहीं तो 1-2 दिन में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सेलेक्ट नहीं भी हुए तो 4 दिन बाद भी दिखता है तो क्या है, बट आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आप अपना नंबर देख लीजिए, सो दैट आपकी परफॉर्मेंस फर्दर एग्जाम में आप ठीक कर सको। उसके बाद देख लेते हैं और कुछ हमारे काम की है या नहीं है, देख लेते हैं। ये एक और ये भी काम की है। इट मे बी नोटेड दैट रेस्पेक्टिव एम्स may ask a candidate to report immediately without any further delay and it is expected in view of earlier notice। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जब आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जब शुरू में दिया गया था ना, आपको कब की बात है ये बात है 18/11 की, 18/11 को आया था। वहाँ पर एक बात लिखी गई थी कि 5 दिन में आपको करना है ना, 5 दिन में आपको ये सब DB वगैरह करवाने पड़ेंगे। तो आपको पहले से बताया गया था, ये कहना चाह रहे हैं कि हमने पहले से बताया था, बाद में आप ऑब्जेक्शन इसमें मत कर देना। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हो गई। इसके अलावा और कुछ यहाँ पे बात नहीं है। एक कोर्ट वाली बात और थी, शायद इसमें कहीं लिखा है या पता नहीं, ये मतलब ये प्रोविजनल है, ये जो आपका रिजल्ट आया ना ये प्रोविजनल है, क्योंकि एक कोर्ट केस चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये नोट लिखा है, क्या नोट लिखा है? एक कोर्ट केस चल रहा है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एट इंदौर। वो केस चल रहा है मिस्टर राजकुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट है सब्जेक्टेड किससे है? फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सेड पिटीशन। ठीक, इसका मतलब क्या है कि ये जो पिटीशन चल रही है आपकी, रिट पिटीशन चल रही है, इसमें बोला गया है कि हम हिंदी में एग्जाम क्यों नहीं दे सकते, सिर्फ इंग्लिश में कंपलसरी नहीं कर सकते। अगर तो रिजल्ट ऐसा आ जाता है इस कोर्ट केस का कि नहीं, आपको हिंदी में भी अलाउ करना था, सिर्फ इंग्लिश में नहीं कर सकते, और ये वैकेंसी को क्रैश कर देते हैं, तो ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है ये क्रैश मान ली जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। और अगर तो रिजल्ट जो है इस कोर्ट केस का ही आ जाता है कि नहीं, सिर्फ इंग्लिश में अगर देने के लिए कहा गया है तो ये जस्टिफाइड है, सच कोई बड़ा इशू नहीं है, तो फिर ये लिस्ट जो है वैलिड रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले पॉइंट में आप ज़्यादा मत घुसिएगा, जो भी होता है देखा जाएगा। अभी के लिए जो जो चीज़ें हैं, जो जो सावधानियाँ हैं वो आपको पता ही है। जो आपका मेन वेरिफिकेशन का जो लेटर है ना, वेरिफिकेशन लेटर,
वो वेरिफिकेशन लेटर में जितने भी डॉक्यूमेंट हैं और सारे सर्टिफिकेट उनको तैयार कर लीजिए, और फिर देखिए कि आपको क्या कम्युनिकेशन कुछ वगैरह उसमें दी गई है और किस तरह से इसमें बताया गया। इसके अलावा अगर कट ऑफ की बात करें, है ना, अगर कट ऑफ की बात करें तो कोई कट ऑफ अभी तक नहीं बताई गई है, ना ही कट ऑफ पता करने का अभी कोई तरीका है, ठीक है। तो इस तरह से कट ऑफ वाले में तो अभी ध्यान नहीं लगा सकते, जब रिजल्ट सबका पता चल जाएगा तो उसके बाद कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना आसान होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।